नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नोट्स फार्मेसी 24 पर। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक सेकंड। हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। मैं इसकी आपको लिंक डाल दूंगा, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक फर्स्ट ही देखना है, उसके बाद आपको टॉपिक सेकंड पे आना है। जब तक आप फर्स्ट टॉपिक नहीं समझोगे कि CDDS सिस्टम क्या होता है तो आपको शायद पॉलीमर्स अच्छे से समझ में ना आए। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं पॉलीमर्स के बारे में कि पॉलीमर्स क्या होते हैं और हम पॉलीमर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो पॉलीमर्स बनते कैसे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं पॉलीमर्स। चलिए आइए अब मैं आपको बताता हूँ पॉलीमर्स होते क्या हैं। पॉलीमर्स बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं। और ये रिपीटिंग यूनिट्स मतलब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, एक जैसे ही यूनिट से बनते हैं, उसको बोलते हैं मोनोमर्स। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, पॉलीमर्स एक बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे रिपीटिंग पार्ट्स यानी मोनोमर्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो ये मोनोमर्स दिख रहे हैं ना, ये रिपीटिंग पार्ट्स मतलब कि इन पार्ट्स से मिलके बने हैं पॉलीमर्स। अगर अपन यहाँ पे देखें तो वही मैंने लिख रखा है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। अब उसके बाद अपन बात करते हैं जर्नल फॉर्मूला की। और ये किससे बंधे हुए होते हैं? ये आपको जो डोर दिख रही है ना यहाँ पे, ये जो आपको ये डोर दिख रही है, ये जो बने हुए हैं ना ये डोर, ये केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल में और भी अगर हम सिंपल में देखें तो क्या होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के, ये जो बहुत सारे मोनोमर्स है ना, इनको मिला के बनाते हैं पॉलीमर। ठीक है, याद रहेगा, मोनोमर्स को मिला के बनाते हैं पॉलीमर्स। अब हम यहाँ पे समझेंगे इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। जर्नल फॉर्मूला की अगर हम बात करें, जो ए है, जो अपना ए है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिपीटिंग यूनिवर्स मतलब रिपीटिंग यूनिट्स को, मतलब रिपीटिंग यूनिट्स कौन सी? मोनोमर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो ए है अपना, और जो अपना एन है ये नंबर ऑफ पॉलीमर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी रिप्रेजेंट द पॉलीमर्स। ठीक है, जो एन है नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स की, कितनी बार यूनिट्स रिपीट हो रही है, मतलब एक जैसे रिपीट हो रही है। तो क्या हुआ? रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? पॉलीमर्स हुआ। ठीक है, तो अपन को याद करना है क्या? यहीं पे याद कर चलना है। ए जो है वो मोनोमर्स होते हैं और जो एन है वो अपने पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि ये होती है रिपीटिंग यूनिट्स। चलिए आइए अब इसकी अपन कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल यूजेस की। फार्मेसी फील्ड में पॉलीमर्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली यूज होता है कहाँ पे? अपना देखा होगा आपने, कंट्रोल रिलीज। कंट्रोल रिलीज, जब ड्रग को अपन रिलीज करते हैं तो एक कंट्रोल रेट से ही देते हैं बॉडी में, ऐसा नहीं कि एकदम से बस डाल दिया, नहीं, कंट्रोल रिलीज सिस्टम से देते हैं। ठीक है, सस्टेन रिलीज, सस्टेन मतलब धीरे धीरे देते हैं। ठीक है, और टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टारगेट डिलीवरी सिस्टम। टारगेट डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक टारगेट जो भी रिसेप्टर होता है उस पर जाके ड्रग बाइंड करती है और फिर अपना एक्शन शो करती है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, पॉलीमर्स ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करता है, मतलब ड्रग बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होती है ताकि इफेक्ट बना रहे और लंबे समय तक रहे। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि भैया प्रॉपर्टीज क्या है मोनोमर्स की। मोनोमर्स बनते देख लिए, मोनोमर्स बनते किससे हैं? मोनोमर्स से बनते हैं पॉलीमर्स। तो एक जो अलग अलग ये जो है यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है, ये मोनोमर्स जो होते हैं बनाते हैं पॉलीमर्स। अब हम देखते हैं कि पॉलीमर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर वेट। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं इसलिए मोलिकुलर वेट भी इनका हाई होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। ये स्केच भी हो सकता है और अपनी शेप वापस भी ले सकता है, मतलब इसको कह सकते हैं कि ये डिफो, अगर जैसे सपोज करिए ये अपना एक मोनोमर पॉलीमर है और ये टूट भी सकता है और वापस से अपने शेप में आ भी सकता है। ठीक है, इलास्टिक और विस्कस दोनों प्रॉपर्टी इसमें होती है। अगर एक तरीके से मतलब स्ट्रेच करेंगे तो खिंच भी जाएगा, लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, और रिटर्न मतलब कि फिर ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं सोलिबिलिटी के बारे में। सोलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन पॉलीमर टाइप। इसका क्या मतलब है, हर पॉलीमर की सोलिबिलिटी अलग होती है, ये तो आपको पता ही होगा भैया, क्योंकि जब वैसे होते सेम है पर क्या होता है कि इनकी जो सोलिबिलिटी होती है हर एक की अलग अलग है, क्योंकि हो सकता है छोटे बड़े भी हो सकते हैं पर होते एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो कोई वाटर सोल्यूबल होता है, कोई इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके की पॉलीमर्स होते हैं। ये तो एक पॉलीमर्स अपन ने समझा है कि पॉलीमर्स बनते कैसे हैं, ठीक है। होते अलग बहुत सारे तरीके की पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका क्या होता है कि सोलिबिलिटी भी अलग अलग होती है। अब अपन बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसिटिंग के बारे में कि ये क्या होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं ना, अपने हीट देने पर सॉफ्ट हो जाते हैं। कौन से, थर्मोप्लास्टिक। एक चीज समझिए, जब प्लास्टिक जैसे अगर अपन थर्मो को हटा दीजिए आप, तो अभी प्लास्टिक की बात समझिए, अगर अपन इसको हीट देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, एक अलग सा शेप ले लेगी, ठीक है। मान के चलिए आपने कोई बेस्ट प्रोडक्ट प्लास्टिक का जला दिया, तो ये जब आपने उसको हीट करा तो वो एक अपना कोई सा अलग शेप ले लेगी। और थर्मोसिटिंग पॉलीमर्स जब हीट देने पर हार्ड हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं थर्मोसिटिंग, ये जो होते हैं ना ये हार्ड हो जाते हैं। जब भी आपने इनको हीट प्रदान करी तो ये अपने क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, मतलब एक कठोरपन इनमें आ जाता है थर्मोसिटिंग्स में, ठीक है। और फिर हार्ड हो जाता है तो फिर शेप वापस चेंज नहीं होता है। एक बार अगर आपने कर दिया तो कर दिया, पर थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि शेप चेंज हो जाता है, मतलब अपन शेप को फिर हीट करके अपन उसके शेप को चेंज कर लेंगे। और थर्मोसिटिंग में ऐसा नहीं होता। थर्मोसिटिंग में एक बार अगर आपने उसको हीट दी तो वो हार्ड हो जाएगा, फिर शेप चेंज नहीं होगा। तो ये थी अपनी बेसिक और सिंपल एक्सप्लेनेशन पॉलीमर्स के बारे में। अब अपन इसमें समझेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स की क्या बोल रही है और इसके कितने टाइप हैं, और वो सारे चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 टाइप में होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन में ये आप ये चार्ट देख लीजिए। इस चार्ट में जो जो लिखा है मैं आपको पूरा वो डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या पॉलीमर्स होते हैं, कैसे कैसे किस किस टाइप्स में होते हैं, किस किस बेस्ड में होते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे पॉलीमर्स कौन से, बेस्ड ऑन सोर्स, कि सोर्स के बेस पे कौन कौन से पॉलीमर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल पॉलीमर्स की। तो नेचुरल पॉलीमर्स क्या कहते हैं भैया, जो कि हमें प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, मतलब नेचर से मिलते हैं बिना किसी केमिकल के। प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, है ना, ठीक है। जो कि कैसे, बिना केमिकल से जो मिले नेचर से, उसे कहते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जांपल जैसे स्टार्च हुआ, ठीक है, पोटैटो स्टार्च होता है, जैसे सेलुलोज हुआ, प्रोटीन हुआ, डीएनए हुआ, रबर हुई, ये क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में। सेमी सिंथेटिक को मैं बता दूं, सिंथेटिक और नेचुरल को मिला के सेमी सिंथेटिक बनता है। ये दोनों को, मतलब नेचर को और सिंथेटिक दोनों के मिक्सचर से मिलके बना होता है। कौन सा, सेमी सिंथेटिक, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सेलुलोज एसीटेट और नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है। और सिंथेटिक पॉलीमर जो हमारा होता है ये तो मैनमेड होता है, मतलब लेबोरेटरीज में हम तैयार करते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हैं इसके, पॉलीथाइलिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीस्टेन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर सिंपल वर्ड में अगर अपन समझे इस चीज को, जो भी चीज होगा मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, एक एक वर्ड। नेचुरल नेचर से मिलता है, ठीक है, नेचुरल जो होता है नेचर से मिल जाता है अपन को। सिंथेटिक लैब में मिल जाता है। सिंथेटिक जो है कहाँ पे मिलता है अपन को, लैब में मिलता है, अपन लैब में खुद बनाते हैं, ठीक है, मैन मेड होता है। और सेमी सिंथेटिक जो होता है, इन दोनों को, नेचर को, नेचुरल को मिलाकर और सिंथेटिक को मिलाकर कौन सा बन रहा है, तीसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनता है, ठीक है। आ गया समझ में। अब मैं आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस के बारे में कि इस प्रोसेस से कैसे क्या बन रहा है। जैसे एडिशन चेन, एडिशन पॉलीमर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है, चेन की ग्रोथ, मतलब जैसे सपोज करिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया, फिर सेकंड सेमेस्टर कर लेंगे, फिर थर्ड, तो ये क्या है, एक चेन बन रही है आपकी, ठीक है। एक चेन बनती चली जाएगी 8 सेमेस्टर तक। तो ऐसे पॉलीमर्स का होता है, मतलब एडिशन का मतलब होता है जुड़ती चली जाती है, ठीक है। तो मोनोमर्स क्या होते हैं, एड टू चेन विदाउट लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जो भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हटाते नहीं है, ये भी क्या हो जाते हैं, एड होते चले जाते हैं उसमें,
ठीक है, ग्रोथ होती चली जाती है, छोटे से ही तो इंसान बड़ा बनता है। तो मोनोमर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली एड हो जाते हैं बिना मतलब बाय प्रोडक्ट के। एग्जाम्पल जैसे अपने पॉलीथाइलिन, पॉलीस्टेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये बहुत ही इजी है, आप ये याद कर लीजिए, अभी याद करके ही चलिए आप तो, ठीक है। अब कंडेंसेशन की स्टेप देख लेते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर स्टेप ग्रोथ, मतलब ईच स्टेप रिलीज अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाटर, HCl एक्सेट्रा। अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं, जब पॉलीमर्स बनते हैं तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल से, ठीक है, लाइक जैसे वाटर और HCl निकलता है, एग्जांपल नायलॉन, पॉलीस्टर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स का अगर मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ईच स्टेप रिलीज अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हर स्टेप में, जैसे मान के चलिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर जब पास करा होगा तो आप जब सेकंड में गए होंगे ना, तो यहाँ पे आपने आपका पसीना कुछ लगाया होगा, आपने क्या लगाया होगा, आपका पसीना लगाया होगा, तो आपने क्या करा, कुछ रिलीज करा है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको समझाया, वही आपने क्या करे, यहाँ पे अपने स्मॉल मॉलिक्यूल्स को रिलीज करा है। किस किस के मॉलिक्यूल्स रिलीज करे हैं, जैसे यहाँ पे वाटर के और HCl के, और एग्जाम्पल क्या है इसके, नायलॉन, पॉलीस्टर और पॉलीयूथेनेसिस, ठीक है। तो ये है, अगर अपन और सिंपल शब्द में इसको समझ लें, एडिशन में कुछ निकलता नहीं, एडिशन में सिर्फ जुड़ता है, इसमें क्या होता है, प्लस होता है। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है, माइनस होते हैं। अब हमारा तीसरा समझते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हम समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर के बेस पे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले लीनियर, ठीक है, लीनियर में क्या होता है, मोनोमर्स एक सीधी चेन में लिंक्ड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन में। जैसे मान के चलिए ये मोनोमर्स जुड़ गए, यहाँ पे ये मोनोमर्स जुड़ गए, फिर ये मोनोमर्स जुड़ गए, ये मोनोमर्स जुड़ गए, मतलब मोनोमर्स नहीं, पॉलीमर्स जुड़ गए। मोनोमर्स तो हमारे अलग अलग होते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे ये मोनोमर्स, सॉरी यार, ये अपने पॉलीमर जुड़ गए, ये एक सीधे स्ट्रेट चेन में जुड़ेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर, लीनियर हो गया, ठीक है। और उसके एग्जांपल कौन से हैं, पॉलीइथाइलिन PVC, पॉलीइथाइलिन PVC उसका एक एग्जांपल है। अब बेंस्ड, बेंस्ड का मतलब क्या होता है, बेंस्ड पॉलीमर्स का मतलब होता है मेन चेन के साथ साइड चेन में होता है, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपने सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हो सकता है आप कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लें, PGDCA ये कर लें, या कोई सा भी आप एक अलग कोर्स कर लें, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी एक साइड चेन बना रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा इसी के उससे समझाऊं, सपोज करिए ये एक चेन बनी हमारी पॉलीमर्स की, और इसने क्या करा, यहाँ पे नीचे चेन जोड़ना स्टार्ट कर दी, ठीक है, यहाँ पे ये चेन जोड़ना स्टार्ट कर दी, ये पॉलीमर्स ने यहाँ पे क्या करी, साइड चेन बना ली अपनी, ठीक है, उसको कहते हैं बेंस्ड पॉलीमर। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चेन एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होती है, एक नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिए अपने एपॉक्सी रेजिन और ये बैकलिट। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका समझा दूं, ये क्रॉस होते हैं, मतलब ये हुआ, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो ये इधर, ये इधर, ये क्या क्रॉस बनेंगे, ये पॉलीमर जो होते हैं ना क्रॉस में बनते हैं, ठीक है। और ये एक नेटवर्क होता है। ग्राफ्ट में क्या होता है, ये जो होते हैं स्टेन ग्राफ्टेड रबर, ये रबर्स के होते हैं, ठीक है, ये रबर्स के होते हैं जो कि एक अपना ओरिजिनल शेप में, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो कुछ करोगे तो ये अपने एक ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, ठीक है। बैकबोन और ऊपर ये एक दूसरे को मतलब मदद करते हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होकर रहेंगे। जैसे आप भाई भाई जो होते हैं वो अटैच होकर रहते हैं बिल्कुल एक दूसरे से, तो वही काम कौन कर रहा है, ग्राफ्ट पॉलीमर कर रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर में। ये क्या है, बैकबोन है, जैसे आपके बैकबोन आपके पिताजी हैं, तो वैसे ही ग्राफ्ट काम कर रहा है पॉलीमर्स, किसमें, पॉलीमर्स में, ठीक है, बैकबोन का काम कर रहा है। अपन बात करते हैं हमारे चौथे, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं आपको बस सिर्फ नाम नाम बताऊंगा और मैं आपको एक खाली पेज पर बताऊंगा कि ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और
इलास्टोमीटर। ये होते क्या है, इनका एक डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ, और कैसे ये अपने शेप को रिमोल्ड कर लेते हैं, कौन हार्ड हो जाता है और रबर लाइक और स्ट्रक्चर, इन तीनों को मैं आपको एक वाइट पेज पे बताता हूँ। सपोज करिए ये थर्मोप्लास्टिक का, मैं पहले आपको थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक का पॉलीमर है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको हीट कर दिया, मैंने इसको भैया हीट कर दिया, हीट तो लाल कलर की होती है, तो ये मैंने क्या करा, इसको हीट कर दिया यहां से, ये मैंने इसको हीट दे दी। अब जब मैंने इसको हीट दी तो इसने क्या करा, डिफॉर्मेशन, ये टूट गया, छोटे 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 टुकड़ों में ये टूट गया, और टूट के इसने छोटे 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 पार्टिकल्स बना लिए, ठीक है, ये इसने छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लिए। तो अब मेरे कहने का क्या मतलब था, ये थर्मोप्लास्टिक है, कौन सा, ये थर्मोप्लास्टिक है। इसने क्या करा, जब अपन ने इसको हीट दी तो ये सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल नरम हो गया, और फिर अपन इसको जिस शेप में चाहें, फिर अपन चाहें इसको, तो अपन इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने इसको ऐसे से, ये आपका पहले ओरिजिनल शेप था ये वाला, अब आपने कैसा इसको, आपने इसको ऐसा बना दिया। आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जो हमारा थर्मोप्लास्टिक वाला था, अपन उसको रीमोल्ड कर सकते हैं, मतलब नया शेप दे सकते हैं, ठीक है। अब वहीं अगर मैं आपको समझाऊं थर्मोसिटिंग प्लास्टिक के बारे में, ये क्या होता है, थर्मोसिटिक प्लास्टिक क्या होता है, अगर मान के चलिए सपोज अगर आपने इसको हीट दे दी, ये आपका थर्मोसिटिंग वाला है, थर्मोसिटिंग, ये थर्मोसिटिंग वाला है आपका, आपने परमानेंटली, मतलब आपने इसको हीट दे दी तो भैया ये परमानेंटली हार्ड हो जाएगा, और एक बार जिस शेप में चला गया, सपोज करिए अगर इस शेप में ये आ गया, इस शेप में ये आ गया, तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये फिर वैसा का वैसा ही रहेगा। एक ये मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है, ये हमारा थर्मोप्लास्टिक वाला है, और एक ये हमारा थर्मोसेटिंग वाला है। जो ये थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो रीमोल्ड हो जाता है, एक शेप ले लेता है, और थर्मोसेटिंग वाला जो होता है एक बार अगर वो हार्ड हो गया, आपने उसको हीट दे दी, फिर वो अब किसी भी शेप में वापस नहीं आएगा, जिस शेप में वो है उसी शेप में फिर वो रहेगा, ठीक है। और मैं आपको ये वाला एक और समझाता हूं। अब अपन समझते हैं तीसरा वाला, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, ये रबर्स लाइक के बने होते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये आपने इलास्टोमर ले लिया, अब ये इलास्टोमर है ना, आप इसको कितना भी खींचिए, जैसे सपोज करिए आपने इस स्ट्रक्चर में इसको ढाल दिया, आपने इस स्ट्रक्चर में इसको ढाल दिया, तो ये क्या करेगा, वापस से इसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, फिर वापस से क्या होगा, ये एक अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे सपोज करिए रबर जो होती है ना, आप भले इसको कितना भी खींच लो, फिर वो एक अपना ओरिजिनल शेप ले लेती है, तो वैसा ही इलास्टोमर्स के साथ है, क्या है, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, नेचुरल रबर और सिलिकॉन रबर, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने शेप को फिर से ओरिजिनल शेप में ले आते हैं। चलिए आइए अपन वापस अपनी पीपीटी पे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं हमारी फिफ्थ वाले के लिए, क्या है, बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है नेचर में गल जाना। जैसे प्लास्टिक होती है तो वो क्या करती है, प्लास्टिक नेचर में सालों साल तक पड़ी रहेगी, कभी गलेगी नहीं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी, जैसे मान के चलिए पेपर है, तो पेपर क्या, पेपर जो होता है ना वो डिग्रेड हो जाता है नेचर में, ठीक है, पर ये क्या होता है कि ये डिग्रेड नहीं होती प्लास्टिक वगैरह, तो वही अपन को इसमें देखना है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, ये नेचर में डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो पीएलए और स्टार्च बेस्ड पॉलीमर, ठीक है, ये पॉली एसिटिक एसिड, पीएलए और स्टार्च बेस्ड पॉलीमर। और जो अपना सेकंड वाला होता है नॉन
डिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये क्या होता है, इजीली डिग्रेड नहीं होते नेचर में, इनको बहुत समय चाहिए, लंबे समय तक लाखों साल लग जाते हैं, मतलब लाखों साल तो नहीं कह सकते, मतलब कम से कम 20 साल भी लग जाएंगे तब भी ये प्लास्टिक वगैरह जो होती है, पीवीसी, पॉलीथाइलिन, ये क्या है, डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है, नेचर में, और ये नेचर के लिए सेफ भी नहीं है, बहुत हानिकारक है अपने लिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसमें यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इसके पॉलीमर्स के, और इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है इनका, और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और अपन इनको क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अगर देखें तो ये फिजिकल, मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम इनको पढ़ते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पॉलीमर जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। अपन ने अभी देख तो लिए कि इसकी क्लासिफिकेशन तो अपन ने देख ली, पर अपन ने इसकी प्रॉपर्टी अभी नहीं देखी, अपन ने ऊपर देखी थी वो छोटे में, अपन यहाँ पे 6 स्टेप में इसको पूरे को देखने वाले हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर पॉलीमर जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका वेरी हाई, मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हाई होता है, इन 1000 टू मिलियंस, कैसे 1000 से मिलियन तक होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। डेंसिटी की अगर अपन बात करें, ये डिपेंड करता है चेन के पैकिंग पर कि चेन कितनी बड़ी है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इसमें LDPE इज लेस डेंस देन HDPE, ये एक अपना डेंसिटी देखने का वो है, ठीक है, पॉलीमर्स का। फिर सोल्युबिलिटी की अपन बात कर लेते हैं। हर पॉलीमर्स हर सोल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होता है, जैसे कोई भी या वाटर सोल्यूबल होता है, कुछ स्पेसिफिक सोल्वेंट में ही डिसोल्व होते हैं एक तरीके से, क्योंकि कोई वाटर में सोल्यूबल होता है, कोई नॉन वाटर में सोल्यूबल होता है, मतलब सोल्वेंट में सोल्यूबल होता है, तो सबकी सोल्युबिलिटी अलग होती है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन नेचर और एमोर्फस की। एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या, एमोर्फस नेचर कैसे होते हैं, कुछ पॉलीमर्स क्रिस्टलाइन होते हैं, रिजिड, मतलब एक कह सकते हैं रिजिड का मतलब जो होता है खड़दड़ापन, ठीक है। कुछ एमोर्फस मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आड़े टेढ़े हो जाते हैं, और रिजिड का मतलब होता है कि खुरदुरापन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी कलर के बारे में। पॉलीमर्स कैन बी क्लियर, पॉलीमर्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होते हैं, डायमंड की तरह आर पार देख सकते हैं अपन इसमें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें, क्रॉस लिंक पॉलीमर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वेरीज विथ स्ट्रक्चर, इसमें लिखा ही है क्रॉस लिंक पॉलीमर आर स्ट्रॉन्गर, तो अपन ने वही बता दिया कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो होते हैं, क्रॉस मतलब कैसे, ऐसे क्रॉस, ये क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इसमें क्या चारों साइड से ये बॉन्डिंग जो लग रही है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हम इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। लाइक रबर कैन स्ट्रेच एंड रिटर्न, मैंने आपको इलास्टोमीटर पढ़ाया था, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, रबर को आप खींच रहे हैं और फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। अपन बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। लीनियर और एमोर्फस पॉलीमर फ्लेक्सिबल होते हैं। लीनियर वाले जो अपन ने पढ़े थे, कौन से में, यहाँ पे अपन ने पढ़े थे, जो ये लीनियर वाले जो होते हैं ना, लीनियर ये वाले, और कौन से, एक एमोर्फस वाले, एमोर्फस वाले शायद अपन ने ऊपर पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, इधर कहीं, एमोर्फस वाले अपन ने देखे नहीं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी समझ ली। तो ये क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, एक तरीके से झुक जाते हैं। और हार्डनेस की अगर अपन बात करें तो थर्मो सेटिंग अपन ने देखे थे, जो कि हार्ड हार्ड और ब्रिटल रहते हैं, मतलब कि वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ग्लास ट्रांसपेरेंट टेम्परेचर मतलब TG, इसके बारे में देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हमें नहीं करना है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें, ये तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये वो टेम्परेचर होता है जिससे नीचे पॉलीमर हार्ड और ब्रिटल हो जाता है, और ऊपर सॉफ्ट और रबरी बन जाता है, ठीक है, एक तरीके से, जैसे मान के चलिए ऊपर तो हार्ड रहेगा, ऊपर हार्ड रहेगा और नीचे क्या रहेगा, सॉफ्ट। ये मिल्क की तरह है, ऊपर मलाई जो रहती है वो हार्ड रहती है थोड़ी,
और जो मिल्क रहेगा वो आपका सॉफ्ट रहेगा। अगर आप समझने के लिए देखें तो एक एग्जांपल के तौर पे, अब मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या कहता है, क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स के मेल्ट होने का टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर एट विच क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स मेल्ट, जिसमें टेम्परेचर क्रिस्टलाइन पॉलीमर जो होते हैं मेल्ट हो, मतलब गल जाए, जो पॉलीमर्स हैं वो गल जाए उस टेम्परेचर पे आके। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी क्या कह रही है, कुछ पॉलीमर्स हाई टेम्परेचर पर डिग्रेड हो जाते हैं, जैसे पीवीसी और HCl रिलीज होता है। कुछ पॉलीमर जो होते हैं ना वो हाई टेम्परेचर पे, मान के चलिए जब आप उनको थर्मोप्लास्टिक है, जैसे थर्मोप्लास्टिक वाला जो था ना, वो हाई टेम्परेचर आप देंगे तो वो डिग्रेड मतलब टूट जाएगा और एक नए शेप में आप उसको वो कर सकते हैं। एग्जांपल इनमें जैसे दे भी रखे, पीवीसी रिलीज हो जाता है और HCl रिलीज होता है उसमें से। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जांपल है। अब अपन बात करते हैं अपने चौथे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंसुलेटिंग नेचर देख लेते हैं कैसा क्या होता है इसका। मोस्ट पॉलीमर जैसे पॉलीथाइलिन और पीवीसी गुड इंडक्टर्स होते हैं। मोस्ट पॉलीमर जो होते हैं ना, पॉलीथाइलिन पीवीसी आर गुड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर मतलब कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस कम होता है इसमें। ठीक है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशल पॉलीमर्स, ठीक है स्पेशल टाइप लिखा ना, तो कुछ स्पेशल पॉलीमर्स पॉली पॉलीपायरोल जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब बनाते हैं ये। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें तो इंपोर्टेंट फॉर यूज इन वायर और केबल्स, मतलब ये प्रॉपर्टी वायर्स और केबल्स के इंसुलेटर में इंपोर्टेंट होती है, अपन को ये डालना पड़ती है क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूती प्रदान करते हैं वायर्स को और अपने, ठीक है, और केबल्स को। अब अपन पांचवी प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब एक तरीके से जो पॉलीमर्स होते हैं अपने, कुछ पॉलीमर जैसे एक्राइल और पॉलीकार्बोनेट, ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल क्लियर होते हैं। ऑप्टिकल मतलब एक साइड से आप दूसरी साइड देख सकते हैं, जैसे आपका चश्मा होता है तो आप एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजफुल इन लेंस ऑप्टिकल डिवाइस, और ये आपके क्या लेंसेज और ऑप्टिकल डिवाइस में इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। अब छठवीं प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले रिएक्टिविटी देखेंगे। रिएक्टिविटी क्या होता है, ये डिपेंड करता है पॉलीमर्स की चेन के फंक्शनल ग्रुप पर। ठीक है, ये क्या करता है, डिपेंड करता है चेन की फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कि भैया कितने फंक्शनल ग्रुप इसमें कितने लगे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अगर मैं आपको हिंदी में मतलब समझाऊं तो रुकावट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रुकावट पैदा करता है। टेफ्लॉन जैसे पॉलीमर, टेफ्लॉन का एक एग्जांपल है इसका। तो ये क्या पॉलीमर एसिड है, बेसेस आर सॉल्वेंट के मतलब एक अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना चाहें तो अपना जैसे टेफ्लॉन जैसे पॉलीमर एसिड बेस और सोलवेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो एसिड होते हैं ना, मेनी पॉलीमर रेजिस्ट एसिड, मतलब इसका मतलब है कि जो एसिड है वो रेजिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक है, उसका बायोडिग्रेबिलिटी, बायोडिग्रेबिलिटी का मतलब होता है सम डिग्रेड्स नेचुरली, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो नेचुरली टूट जाते हैं। कुछ पॉलीमर जैसे PLA PCl नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं, और जैसे PVC और पॉलीथाइलिन नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ टूटते नहीं है। जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, ये बायोडिग्रेडेबल जो वाले होते हैं ना, ये आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं और टूट जाते हैं, और ये जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल PVC और पॉलीथाइलिन, ये क्या होते हैं, ये टूटते मूटते नहीं है, ये सीधे नेचर में बहुत टाइम तक के लिए रहते हैं। ठीक है, अब ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करेंगे पॉलीमर्स इन कंट्रोल रिलीज CR फॉर्मुलेशन के बारे में। अब हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलीमर्स जो हमने पढ़े थे, पॉलीमर्स अपन पढ़ चुके हैं, उसकी क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीमर्स इन कंट्रोल रिलीज CR फॉर्मुलेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर्स CR डिलीवरी सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
ठीक है, इंपोर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल करते हैं। क्या कर रहे हैं, ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल करते हैं ये, और ड्रग को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बचाते हैं। किससे, डीग्रेनुलेशन, मतलब डीग्रेनुलेशन मतलब टूटने से, एंड टारगेट डिलीवरी, और फिर क्या करते हैं, टारगेट डिलीवरी भी पॉसिबल बनाते हैं। टारगेट मतलब एक रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो या कोई ऑर्गन पे जाके बाइंड हो, जिससे आपको जल्दी से आपकी बीमारी में आराम मिले, जो भी आपको डिसीज है। ठीक है, और ड्रग को डीग्रेनुलेशन से बचाती है, मतलब टूटने से बचाती है, स्टमक के एसीएल से बचाती है। ठीक है, अब अपन इसकी एडवांटेज ऑफ यूजिंग पॉलीमर्स इन सीआर फॉर्मुलेशन की अगर अपन बात करते हैं, चलिए पहले अपन इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल ड्रग ड्रग रिलीज, इसका क्या मतलब है, पॉलीमर्स ड्रग के रिलीज को स्लो कर देते हैं। जो पॉलीमर्स होते हैं ना अपने, ये ड्रग को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, रोक देते हैं, हल्का सा मतलब स्लो कर देते हैं एक तरीके से, जैसे ड्रग लंबे टाइम तक अपनी बॉडी में बनी रहे। और लंबे टाइम तक बनी रहेगी मतलब आवर्स से डेज, मतलब 1 घंटे से लेके तो पूरे दिन 24 घंटा 12 घंटा, है ना। ठीक है, तो फिर बेस है बनी रहेगी, ये मतलब कंट्रोल रिलीज ड्रग है ये। ठीक है, अब है इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी। इम्प्रूव ड्रग स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, कुछ सेंसिटिव ड्रग्स जो होती है ना हमारी, प्रोटीन और पेप्टाइड, जैसे प्रोटीन और पेप्टाइड प्रोटेक्ट करते हैं जीआई ट्रैक्ट में डिग्रेड होने से। और ये क्या करते हैं, जो हमारी जीआई है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसमें डिग्रेडेशन की प्रोसेस को बचाते हैं। इस मतलब कि वहां तक पहुंच जाएगा, नहीं तो पता चल रहा है कि आपका स्टमक का जो एचसीएल है वो यहीं पे टेबलेट को खा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसका क्या मतलब होता है, ड्रग धीरे रिलीज होने की वजह से रोज बार बार मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने एक बार ले ली तो फिर आपका डोज जो है वो मल्टीपल डोजेस से कम हो जाएगा, आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फोर्थ वाला, टारगेट डिलीवरी। टारगेट डिलीवरी में क्या बोल रहा है, कुछ पॉलीमर्स पीएच या एंजाइम के अकॉर्डिंग ड्रग रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पॉलीमर्स के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, ड्रग को रिलीज करते हैं। जैसे जैसे क्या, जैसे मान के चलिए ड्रग एग्जिट साइट तक पहुंचता है, फिर ये जो होते हैं ना पीएच, और ये क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं एक तरीके से। सेंसिटिविटी और एंजाइम की सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर रहा है कौन, टारगेट डिलीवरी। जो भी डिलीवरी करवा रहे हैं पॉलीमर्स, वो रोक देते हैं, पीएच को कंट्रोल करते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कर लेते हैं, और एंजाइम की सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर ताकि जो ड्रग है अपनी टारगेट साइट पे एक ऑर्गन पे पहुंचे और वहां पे अपना एक्शन शो करे। रिड्यूस साइड इफेक्ट। रिड्यूस साइड इफेक्ट का क्या मतलब है, अवॉइड हाई पीक, एक सेकंड, यहाँ पे इसका मतलब है ड्रग लेवल बॉडी में बैलेंस रहता है। ठीक है, और फिर बॉडी में जब ये बैलेंस रहेगा तो टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट कम देखने के लिए मिलते हैं अपन को, बेसिकली चीज। ठीक है, मिनिमाइज हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। वर्सेलिटी, वर्सटैलिटी, एक सेकेंड, वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है, पॉलीमर्स को टेबलेट, कैप्सूल, माइक्रोस्फीयर, हाइड्रोजेल्स, फिल्म्स और इम्प्लांट सब में यूज किया जा सकता है। पॉलीमर्स जो होते हैं अपने सब जगह देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, टेबलेट्स में भी, कैप्सूल में भी, और ये इन सब चीजों में। ठीक है, और बायो कंपैटिबिलिटी क्या होता है अपना, ज्यादातर पॉलीमर्स नॉन टॉक्सिक और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ होते हैं। नॉन डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जो जाके गले ना वो। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी के लिए सेफ होते हैं। अब अपन इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। और पॉलीमर्स इन सीआर फॉर्मुलेशन, मतलब सीआर का क्या मतलब था, कंट्रोल रिलीज। ठीक है, ड्रग कंट्रोल मैनर में अपनी बॉडी में पहुंचे ताकि वो अपनी डिसीज को क्योर कर सके। अब हम देख लेते हैं, पॉलीमर्स आर वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट सीआर सिस्टम। जो हमारा पॉलीमर्स है वो अलग अलग तरीके के सिस्टम में यूज होता है। सबसे पहले मैट्रिक सिस्टम को हम देखने वाले हैं। तो मैट्रिक क्या क्या बोल रहा है, ड्रग इज
ड्रग इज डिस्पर्स इन पॉलीमर मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब होता है, ड्रग पॉलीमर मैट्रिक्स में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो रहा है। कैसे डिस्पर्स हो रहा है, यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसे। ड्रग जो है ना, जैसे मान के चलिए सपोज मैं आपको एक व्हाइट पेज पे समझाता हूँ। ये आपकी ड्रग है, ठीक है, ये आपकी ड्रग है। अब आपने इसमें क्या करा, आपने जो पॉलीमर लिया, ड्रग पॉलीमर मैट्रिक्स में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाता है। अब जो ये क्या होता है, पॉलीमर जो होता है ना, सब जगह मिल जाएगा इसमें। डिस्पर्स मतलब कि पूरी ड्रग में मिल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक अच्छे से इसको बाइंड कर लेगा, पकड़ लेगा। अब ये क्या करेगा, जब बॉडी में जब ये ड्रग जाएगी, जब बॉडी में आपके में जाएगी, तो ये सही तरीके से वर्क करेगी। अगर ये पॉलीमर जो होते हैं, अगर ये अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे, डिस्पर्स इसमें नहीं होंगे टेबलेट में, तो ये क्या करेगी, अच्छी सी वर्क नहीं करेगी हमारी बॉडी में जाने के बाद। ठीक है, चलिए आइए पीपीटी पे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होता है, जो ड्रग जो होती है ना, वो डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज होती है। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड ड्रग का मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एचपीएमसी और इथाइलिन सेलुलोस। ठीक है, एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो सस्टेन रिलीज टेबलेट और पेलेट्स आते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वायर सिस्टम, कोटिंग की, कि कोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोट नहीं करेंगे तो ये हमारा जो स्टमक है, और स्टमक में जो हमारा HCl है वो टेबलेट को खा जाएगा, तो कोटिंग उसलिए भी जरूरी है। और जिससे क्या होता है कि कोटिंग अगर हो जाएगी तो वो GI ट्रैक तक आसानी से चली जाएगी। अब ये कोटिंग भी अलग अलग तरह की होती है, ये ठीक है। अभी अपन काय की कोटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलीमर्स की कोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर, टेबलेट के ऊपर, ताकि वो आसानी से कंट्रोल रिलीज सिस्टम से जा सके टेबलेट, और अपनी बॉडी में एक्शन शो करे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सेलुलोस एसीटेट। एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें, एंट्रिक कोटेड टेबलेट्स होती हैं, डिलाइट रिलीज कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजेल्स। हाइड्रोजेल्स क्या होते हैं, ये पॉलीमर्स वाटर के कांटेक्ट में आके सोइल हो जाते हैं। मतलब जैसे ही जो पॉलीमर्स होते हैं फूल जाते हैं, जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएंगे ये फूल जाएंगे। जैसे सपोज करिए ये वाटर है, ये वाटर है। अब जैसे ही पॉलीमर्स यहाँ आते हैं इसके पास, तो ये फूल जाएंगे, ये फूल जाएंगे, ये मतलब सोइल हो जाएंगे। ठीक है, और सोइलिंग के बाद ड्रग ग्रेनुअली रिलीज होता है, तो वो तो आपको पता ही है कि भाई ये मिल जाता है। और उसके एग्जांपल की बात, PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और क्या, पॉली एक्राइलिक एसिड। एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो इंजेक्टेबल जेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। ऑक्यूलर इंसर्ट कर सकते हैं अपन। और ट्रांसडर्मल पैचेस, ये ट्रांसडर्मल जो पैचेस होते हैं ना, ये आपके हाथ में लगाए जाते हैं यहाँ पे, ये अधिकतर प्लेयर्स लोग लगाते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल का एक अच्छा टॉपिक है, तो मैं आपको वहां समझाऊंगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में, कि ये पॉलीमर्स क्या होते हैं। ये पॉलीमर धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे टूट जाते हैं। बायोडिग्रेड का मैंने आपको पहले बता दिया, तो ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले जो होते हैं वो टूटते नहीं है बॉडी में जाके, तो वो अपनी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जैसे पॉलीथाइलिन जो होता है ना, PLA, और पॉली ग्लाइकोलिक एसिड PGA और PLGA, ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये रिलीज मतलब अगर पॉलीमर्स इनसे वो हुए हैं, मतलब ड्रग पॉलीमर्स के कांटेक्ट में आती है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के, तो ये आसानी से क्या होगी, रिलीज हो जाएगी बॉडी से, फिर और डिग्रेड हो जाएगी, टूट जाएगी ड्रग। एग्जाम्पल अगर एप्लीकेशन देखे तो इम्प्लांट, माइक्रोस्फीयर और नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, समरी। अब अपन इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेट का मतलब क्या होता है कि ये पॉलीमर्स, ये सेंसिटिव, एंजाइम सेंसिटिव या थर्मो सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, ये pH सेंसिटिव होते हैं, एंजाइम सेंसिटिव होते हैं, और थर्मो सेंसिटिव होते हैं पॉलीमर्स। और एग्जाम्पल की अपन बात करें तो यो इनके थोड़े नाम बहुत थोड़े टफ हैं, तो आप देख लीजिए। यूग्रेट S100 फॉर कोलन टारगेट डिलीवरी, pH जो होता है उसका 7 होता है। ठीक है, मतलब 7 कैसे होता है कि एक नेचुरल वाला होता है, एसिडिक नॉर बेसिक। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कोलन टारगेटेड टेबलेट,
ट्यूमर टारगेटेड नैनो पार्टिकल्स हो, ठीक है, ये इसके एप्लीकेशंस है। अब अपन थोड़ी सी इसकी समरी की बात कर लेते हैं कि पूरे में अपन ने जो बात करी फॉर्मुलेशन वाली, इसका क्या मतलब। मैट्रिक्स की अपन बात करते हैं तो एचपीएमसी और इथाइलिन सेलुलोस एग्जाम्पल है, और सीआर मैकेनिज्म अगर अपन देखें तो इसमें डिफ्यूजन कंट्रोल, ठीक है। और एप्लीकेशन की बात करें सस्टेन रिलीज, मतलब धीरे धीरे टेबलेट रिलीज होती है। ये अपन सब पूरी चीजें अपन ये पढ़ चुके हैं, ये आप समरी एक बार देख लीजिएगा। और बाकी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये पूरा चैप्टर लगभग 90 मिनट में मैंने कंप्लीट करा है, तो आप जरूर देखें। अगर इस पूरे चैप्टर को देखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। और नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नोट्स फार्मेसी 24 पर आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम दिखाते हैं नए नए अपडेट्स कि क्या क्या फार्मेसी में चल रहा है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।